सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वापसी के मुतल्लिक बहुत से बातें हो रही हैं कि पहले उनके लिए कानून साजी का एक रास्ता बनाया जा रहा है, जिसके बाद वो वापस आ सकते हैं और फिर इंतखाबात में भी हिस्सा ले पाएंगे और अगले वज़ीर आज़म की दौड़ में भी शामिल हो जाएंगे। अब कानूनी रास्ते साफ करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुस्लिम यूनियन के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में होंगे। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। वज़ीर कानून का यह भी कहना था कि ताहयात नाअहली वाला बिल 18वीं तरमीम के साथ मुंसलिक है। इसका इत्तलाक उसी दिन से होगा जिस दिन से 18वीं तरमीम का इत्तलाक होता है। ये मामलात हैं, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब ने। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। शेख साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। इलेक्शन में जाने की बातें हो रही हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के भी हवाले से बात करेंगे। बिलावल कहते हैं कि इत्तेहादी हिम्मत पकड़ें, मैदान में आएँ। तो क्या ये जो इख्तलाफात की खबरें चल रही हैं आप दोनों जमातों की और इलेक्शन से दूरी, क्या वजूहात है सर? नहीं, ये ऐसे ही होता है यार, बच्चा है ना, अभी वक्त लगेगा ना। एक होती है सियासी पुख्तगी, वो वक्त के साथ साथ होता है। अब ये तो आप उससे ये तोक्को ना करें कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा जरूर है और ये बड़ी ऑनर की बात है उसके लिए, लेकिन मोहतरमा की तक तो पहुंचते हुए वक्त लगेगा ना उनको। और ये मैं हमेशा शुरू दिन से ये बात कहता आ रहा हूँ। अब देखें ना, पीपल्स पार्टी का अपना एक मिजाज है, उनका अपना एक इलेक्शन के बारे में उनकी अपनी एक सोच है, तो वो आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जब आप किसी के साथ इत्तेहाद में होते हैं ना, उस वक्त आपको बहुत सारी चीजें सोच समझ के करनी पड़ती है, सोच समझ के बोलना पड़ता है। अब जरूरी नहीं है कि आप अगर आज अहम हैं तो कल भी आप अहम होंगे। अगर आप जिसके लिए आज इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं, कल को हो सकता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में कुछ रास्ते ऐसे रखने चाहिए, अपनाने चाहिए जो बेहतरी की तरफ आपको लेके जाए। और मैं उसको बिलावल को शिकायत नहीं करता। बिलावल चूंकि उम्र ऐसी है ना, अब वो जब बोलेंगे तो ऑब्वियसली उसमें जज्बात भी होंगे, उम्र का अमल दखल भी होगा, एक उनकी अपनी सोच भी अमल पैरा हो जाएगी। अब इस कॉन्टेस्ट में वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये मैं नहीं समझा। पर शायद ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ कश्मीर एंड कराची मेयर। चलें सर, इस पे लगारी साहब, उम्र का तकाजा है, जज्बात में इलेक्शन की बात कह रहे हैं कि जी शेख साहब कह रहे हैं हो गई, लेकिन वज़ीर ख़ारजा हैं और इसी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं और वज़ारत ख़ारजा जैसा एक बड़ा जिम्मेदार किस्म का ओहदा उनके पास है। इतनी कच्ची उम्र वालों को शहबाज शरीफ ने इतना बड़ा ओहदा क्यों दिया? फिर एक तो मैं शेख साहब का बहुत एहतराम करता हूँ। शेख साहब, शेख रुहेल असगर साहब एक तो सीनियर पॉलिटिशियन हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी भी हुई, लगाव भी हुआ जब ऐवान के अंदर इन पार्टी हुआ था। लेकिन बिलावल के बारे में भी बात करते हुए मेरे ख्याल में बहुत ही हम सबको एक दूसरे के बारे में बात करते हुए सोच समझ कर बात करनी चाहिए। उनने जो चीज़ें कही थी कि इलेक्शन के लिए सब आएँ, और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अच्छी बात तो इस वक्त कोई नहीं हो सकती है जब ये तासुर आम हो रहा है या फैलाया जा रहा है कि जनाब हुकूमत भाग रही है इलेक्शन से, और वो कह रहे हैं कि हम सब इलेक्शन के लिए तैयार हैं और सबको आकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। उम्र का कोई वो ऐसा मामला नहीं है, ये बिल्कुल वही उम्र है जिस उम्र में बेनज़ीर ने वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया था, और वही उम्र है जो इस वक्त बिलावल की उम्र है, बिल्कुल वही उम्र है। और वो उस वक्त 35 साल की थी, ये इस वक्त 35 साल के हैं, और 35 साल की उम्र में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी थी और पाकिस्तान की नहीं दुनिया की पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म बनी थी, और उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा थी और इनकी भी
उन्होंने वालिद का दुख देखा था, बेनज़ीर अपना बिलावल ने माँ का दुख देखा है, उनके वालिद को कत्ल किया गया, इनकी वालदा को कत्ल किया गया और बेरहमी और सफाकी के साथ दोनों वारदातें हुई थीं और वो दुख इन्होंने भी उठाया हुआ है और उस तमाम चीज़ों से बिलावल भी वाकिफ़ हैं। मैं समझता हूँ कि हम सबको एक दूसरे के बारे में, तमाम लीडरशिप को, हम सहाफ़ी लोग तो बाद अपनी हदूद व क़यूद से भी आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के बारे में भी बात करते हुए बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ, मुझे इंतहाई अदब के साथ शेख साहब से ये इख्तलाफ हो सकता है कि ऐसा नहीं हो कि बिलावल जो हैं वो इमेच्योर हैं, वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन हैं और उन्होंने उम्र से तो अगर हिसाब लगाएं तो खुद मियां नवाज शरीफ साहब भी शायद 35-36 साल के थे जब वो वजीर आला पंजाब बन गए थे 85 में। जी, तो बल्कि भुट्टो साहब ने 30 साल की उम्र में, भुट्टो साहब ने 30 साल की उम्र में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास की सदारत की थी। यानी हमें ये चीज़ें नहीं समझना चाहिए कि उम्र का मामला है तो हमें इस तरह देखना चाहिए। उस भुट्टो साहब के साथ ऐसे सदमात भी नहीं हुए थे जिस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को देखने पड़े हैं। और भुट्टो साहब ने तो बल्कि यूनाइटेड नेशन में जाकर और जेम्स हैमंडशोल्ड और निक्सन अपना नहीं बड़े बड़े एक बड़े लीडर जो हैं वो उनकी उसमें बैठे हुए थे, वो सदारत कर रहे थे और बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े माने हुए जो सीनियर लोग थे, सीजनड लोग थे और जो आगे चलने वाले, सदियों तक रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग भी उनकी सदारत में बैठे हुए थे। तो हमें देखना चाहिए और हमें ये भी समझना चाहिए कि बहुत ही बुरा वक्त एक साथ गुजारा है आपने, पीडीएम का साथ होते हुए भी, पीडीएम से अलग होने के बाद भी एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारा है। लेकिन लगारी साहब, मैं शेख साहब के जाने से पहले इसमें कोई गैर ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है कि वैसे भी 12 अगस्त तक ये ख़त्म होनी है असम्बलियाँ, तो अगर कोई कह रहा है कि इलेक्शन में जाना चाहिए तो इलेक्शन में तो ऑब्वियसली जाना है ना। हाँ, बस वही मैं भी वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें उम्र के हिसाब से वो सीनियर हैं, बेशक रोहित लश्कर साहब बहुत सीनियर हैं और एक सीजन पॉलिटिशियन है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन बिलावल के बारे में ये तासुर नहीं होना चाहिए कि वो इमेच्योर है, बच्चा है, आगे सीखेगा। मेरे ख्याल में बहुत कुछ सीखा हुआ है और बहुत कुछ देखा हुआ है, हमें ये मानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ शेख साहब से जानना चाहेंगे, आगे बढ़ते हैं, कुछ अब बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो इलेक्शन की तैयारी सर कर रही है, प्लान बना रही है, ये खबरें कुछ ही देर पहले ये सामने भी आ रही थी, आप तस्दीक या तरदीद भी कीजिएगा, सोलो फ्लाइट पे जाएंगे आप इलेक्शन में या कोई कंबाइन हो के कोई सीट एडजस्टमेंट या मिलकर इलेक्शन लड़ने का कोई प्लान हो रहा है? नहीं, इसमें अभी मैं आपको गुजारिश करूँ, आपका सवाल जो है ना ये बहुत जल्द है। तो आप इलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं ना, जब आप इलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं तो उस वक्त तो आप अकेले होते हैं, उसके बाद आप हालात का जायजा लेते हैं कि हालात क्या है। मतलब हालात अगर KPK में किसी के साथ लाइन करना है तो वो उस वक्त आप फैसला करेंगे, अगर बलोचिस्तान में आपने किसी से लाइंस करना है तो वो उस वक्त फैसला करेंगे, सिंध में अगर आपने लाइंस करना है तो वो मौके में आप फैसला करेंगे कि सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन के हिसाब से आप फैसले करते हैं सियासी जमातें। तो ये नहीं होता कि आप एक साल पहले ही अपना बना के बैठ जाए प्रोग्राम कि आपने इसके साथ जिहाद करना, इसके साथ नहीं करना, तो ये तो जरूरी नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आप आज समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ए बड़ी, उसके साथ अगर इतिहाद करें तो बहुत अच्छा वक्त हो सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन मे बी इलेक्शन कैंपेन में आके वो जो आपका फैसला वो गलत हो। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये आपका सवाल जो है बहुत कबल वक्त है। सही, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन शेख साहब एक चीज़ तो ये बताएं कि अभी ये जो नई पार्टी बनी है, इस पार्टी का भी इलाक तो आपके साथ रहा, इनके बहुत से मेंबरान आपकी टिकट पर भी इलेक्शन लड़े हैं, इस पार्टी के हवाले से क्या आपकी पार्टी सोच रही है, आपका क्या मौक़िफ़? जो सियासी प्रोसेस में लोग होते हैं ना, जो मतलब जिनको आप सियासतदान कहते हैं या जो इलेक्शन का हिस्सा बनते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो अपना एक रास्ता बनाना है। अब देखिए ना, मैं मिसाल के तौर पर लाहौर में आपकी 13 सीटें हैं, 13 सीटों में मुस्लिम लीग नून के पास अगर 13 के 13 मेंबर्स आपके पास मौजूद हैं और बड़े आपके दरीना साथी हैं, तो आप 14 बंदे को उनके ऊपर मुसल्लत तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए वो 14 बंदा जो है ना वो अपना रास्ता बनाएगा, वो चाहे कोई भी जमात में चला जाए, वो तो लाजमी बात है करेगा। अब इसमें इस्तेकाम पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं
जो इतनी जुबान से अपनी बदतमीजी तो लफ्ज अच्छा नहीं लगेगा, बेइंतहा आगे जाके बातें करते रहे। अब तो वो मेरे ख्याल में किसी भी सियासी जमात में उनका वहां पे मेरे ख्याल में एडजस्टमेंट मुमकिन नहीं थी। तो अब अगर वहां पे गए तो मेरे ख्याल में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए भी शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे आने वाले वक्त में। सही। अच्छा लगारी साहब, ये एक इलेक्शन का मामला जो है, इलेक्शन होता हुआ ये कहा जा रहा है कि शायद बहुत मुश्किल है। जैसे ही बात की तो इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम नून बैकफुट पर चली गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। तो क्या इलेक्शन की जानिब मामलात नज़र नहीं आ रहे? तैयारियां हम देख रहे हैं, नई पार्टी का भी क़याम हो गया, पंजाब बैटलफील्ड बना हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ी जमात इस वक्त हुकूमत में है यानी मुस्लिम नून, वो इलेक्शन की बात नहीं कर रही है, सिर्फ नवाज शरीफ को देख रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये ऐसा तासुर बन रहा है, लेकिन ऐसे तासुर कोई नहीं है। ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐसा कोई तासुर आया है, ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आया कि ये इलेक्शन से वो फरार चाहते हैं, इलेक्शन नहीं चाहते हैं, इलेक्शन से कोई उन्हें एलर्जी है। ऐसी कोई बात अब तक मेरे सामने नहीं है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो इलेक्शन से फरार का रास्ता चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जिस पार्टी के बारे में शेख साहब कह रहे हैं, नई पार्टी है, वो अपनी किस्मत आजमाएं, जो भी चाहें करें। लेकिन ये कि PMLN अगर सीट एडजस्टमेंट की, सही कहा है उन्होंने, तो लाहौर की बात नहीं है, बल्कि बाकी उसमें पूरे पंजाब में अगर वो पंजाब तक हैं तो पंजाब में कौन सी ऐसी सीट है। अच्छा, और छोड़ देते हैं बाकी चीज़ें, अगर ख़ुद जहांगीर तरीन साहब की सीट है, क्या PMLN वो सीट अपनी छोड़ देगी? क्योंकि वो तो सीट बहुत बरसों बहुत से इलेक्शन में वो सीट उनके पास रही है। अच्छा, और वो मैं ये इसको कंटिन्यू करते हैं, मेरे से नैयर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, ये इख्तलाफात की बातें हैं, बिलावल साहब ने तो बरबला जलसे में ये बात की और मुस्लिम नून कहती कि जलसे की बातें नहीं है, ये मीटिंग की बातें थी जो करनी चाहिए थी, और ये प्री मेच्योर वाले मामलात जो आपकी जानिब से कर दिए गए पीपल्स पार्टी की जानिब से, ये क्यों सर इख्तलाफात की बातें और सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं वफाकी हुकूमत के कंडक्ट पर? देखिए, ये इख्तलाफात बिल्कुल पोलिटिकल पार्टीज में होते हैं, और जब कोलिशन गवर्नमेंट है, अलायंस है, ऑब्वियस हर पोलिटिकल पार्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब क्योंकि स्टीयरिंग सीट पे PMLN बैठी हुई है, तो जो अलायंस में जमातें हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, और पीपल्स पार्टी की जो मेंबरशिप कैबिनेट में थी, उन्होंने कुछ इश्यूज रेज किए बिलखुसूस जो फ्लड फैक्ट्रीज के लिए और उनके लिए फंड्स की एलोकेशन के लिए जी। तो वो प्राइमरीली उन्होंने मीटिंग में एग्री तो किया, लेकिन ऑन पेपर्स नहीं आया। तो अल्टीमेटली चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को इसका कंसर्न भी हो और एक्सेप्शन भी दिया। मैं समझता हूँ कि नून का ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स कोलिशन पार्टनर्स। मतलब मैं खुद इस्लामाबाद में से पॉलिटिक्स करता हूँ, इलेक्शन लड़ता हूँ, कंटेस्ट करता हूँ, यहाँ से मैं रिप्रेजेंट करता रहा हूँ इस्लामाबाद हाउसेज में। इस्लामाबाद के जितने प्रोजेक्ट्स बनाए गए हमें तो किसी ने कंसल्ट ही नहीं किया। जितने प्रोजेक्ट्स इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है, पीपल्स पार्टी का एक प्रोजेक्ट नहीं है। हमें गिले तो हैं और हमारा हक बनता है, अगर हम इनको सपोर्ट ना करें तो ये प्रीमियरशिप इनके पास कैसे रह सकती है। इसलिए इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और इनको अपने कागज को साथ लेके चलना। सही, ये तो इसका मतलब है बुखारी साहब कि ये जो चीज़ें हैं वो आपसे बिल्कुल हट के खुद से किए जा रहे हैं, चाहे इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट हों या फिर सिंध के फंड्स का मामला हो, तो अपनी मर्जी से सारी चीज़ें हो रही हैं, कंसल्टिंग हो रहा कोलिशन को। देखिए जी, हमें ऑन बोर्ड लें लेकिन हमें अकोमोडेट भी करें। लेकिन ये बड़ा हमने ये कहा, हम उनके साथ कोलिशन में बैठे हुए हैं, हमने इनको सपोर्ट किया, हम सपोर्ट कर भी रहे हैं, लेकिन जो हमारा हक बनता है गवर्नमेंट में, जो शेयर बनता है हमारा प्रोजेक्ट्स में, जो हमारा शेयर बनता है, वो तो मांगना हमारा हक बनता है ना। बिल्कुल सही। तो ये है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो हो नहीं रही, जो दिखाई जा रही हैं वो शायद बन नहीं रही। बहुत शुक्रिया नैयर हुसैन बुखारी साहब। आप सब गिले शिकवे तो नैयर हुसैन बुखारी साहब खुल के बता रहे हैं, और ये ऐसा अगर कोलिशन में है तो फिर तो ऐसे बेशुमार चीज़ें हैं
जो हल्के की सतह पर उन्होंने अपने एक हल्के की बात की है, तो फिर तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर गिले शिकवे बाकी जमातें भी होंगी। आज पीपल्स पार्टी बड़ी जमात गिला कर रही है, फिर MQM की भी बारी होगी, फिर दीगर जमातें हैं उनकी भी बारी होगी। तो नून लीग के लिए तो मुश्किल वक्त है अगले 1.5 महीना। नहीं, मेरे ख्याल में हल्के की सतह पर बात करना तो बुखारी साहब बादशाह हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि हम हल्का वाइज जाएँ। और शेर साहब तो ये भी कह सकते हैं कि भी वो हल्का तो हमारा ही है और वो हल्का तो हमने जीता हुआ है। और वहाँ से तारिक फजल साहब जो हैं वो, नहीं सर, तारिक फजल साहब हारे थे, तीनों हल्के PTI के पास थे। नहीं वो ठीक है। जिस तरह से 2018 के इलेक्शन को तो मैं वैसे भी इलेक्शन नहीं मानता, वो तो बहुत और चीज़ थी। वो एक तूफान लाया गया था, पता नहीं क्या किया गया था, पाकिस्तान के साथ एक मजाक था वो इलेक्शन जो थे ना। हम उस इलेक्शन के बारे में तो नहीं बात करेंगे। जिस तरह से मैनिपुलेट किया गया उस इलेक्शन को, जिस तरह से नताइज बनाए गए थे, अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका फिर आए और पाकिस्तान में फिर इस तरह के नताइज बनाए जाएँ और इस तरह से लोगों को ऐसी हवा भरी जाए कि फिर वो हर चीज़ से हर हिसाब से बाहर निकल जाएँ। खैर, लेकिन अगर हल्का वाइज अगर ये जाना जाएंगे तो पाकिस्तान में जितने हल्के हैं तो आपको तो लग जाएगा एक वक्त। ये ठीक है कि लेकिन सर पंजाब का सराइकी बेल्ट है, सिंध है, बलूचिस्तान है, यहाँ पर सैलाब से बड़ी तबाही आई है और सब जानते हैं कि बहुत बड़ी तबाही आई है और लोग बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुए हैं। हमने इन पूरे इलाके, लेकिन सर गिला उनका ये है कि पंजाब और KPK में अब वो फंड्स दिए जा रहे हैं निगरान हुकूमतों की तरफ से, और ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही कि वहाँ जो निगरान हुकूमत है उनको भी मरकज़ से नून लीग चला रही है, तो वहाँ JUIF और यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नून के ज़रिए जो फंड्स की चीज़ें हैं, जो मामलात हैं, वो तो किए जा रहे हैं, लेकिन सिंध को या बलूचिस्तान को नहीं देखा जा रहा। मैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से शेख रुहेल असगर साहब, नवाज शरीफ साहब की सर वापसी का कितना इम्कान है और इलेक्शन से पहले मियाँ साहब वापस शेख साहब आ जाएंगे? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब दे सकते हैं। अच्छा। मफरूजों पे कोई बात नहीं कर सकता। मफरूजे और ज्योतिष एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अब मैं इस बारे में बिल्कुल कभी भी कोई बात नहीं करता, क्योंकि ये तो प्योरली उनका अपना फैसला है। उसमें कोई किसी का या उनका फैसला है या उनके मुआलजीन का फैसला है कि उन्होंने कौन से वक्त में फ्लाइट करना है, कौन से वक्त उनके लिए अच्छा है सेहत के लिए। अगर वहां पे जाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएंगे तो ये थोड़ी आराम से बैठेंगे, सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ेगी और इलेक्शन में दौड़ लगानी पड़ेगी, इलेक्शन पे कैंपेन करनी पड़ेगी, जज से जुलूस करने पड़ेंगे। तो क्या उनकी सेहत इस बात की इजाजत देती है? तो ये तो बात प्योरली मैंने आपको बात नहीं, वो करेंगे, मियाँ साहब करेंगे, उनकी फैमिली करेगी या फिर उनके मौलिज करेंगे। मैं और आप सिर्फ इस सवाल कर सकते हैं और उल्टे सीधे जवाब दे सकते हैं। हाँ, ये बात आप मुझसे पूछे, मैं आपको बड़े खुले दिल से ये बात कहूंगा कि अगर मियाँ साहब नहीं आएंगे तो आपके रिजल्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। और अगर मियाँ साहब आपकी इलेक्शन कैंपेन कर रहे होंगे तो टोटली डिफरेंट रिजल्ट्स आपके होंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम का उन पे पता नहीं, आई डोंट नो, ये कोई अल्लाह का करम है, उन पे बहुत सारा भरोसा है, बहुत सारा एतमाद है, बहुत सारा इत्मीनान है उनके ऊपर। आंखें बंद करके बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है ज़रूरत तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम नून को सबसे ज़्यादा है, क्योंकि रिजल्ट्स पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो हैं उन पर फ़र्क पड़ सकता है। जो आप बकौल आपके शुक्रिया आपका अदा करेंगे। यहाँ पर हम एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात होगी। आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह है, उनको भी ट्रिब्यूट देंगे। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ हैं, नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक लेते हैं। आलम इस्लाम और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म कम उम्री में ही इतना बड़ा बोझ लेकर और इतना बड़ा दुख लेकर चलने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह मनाई जा रही। माफ़ कीजिएगा, अगर आज मोहतरमा ज़िंदा होती तो आज 70 बरस की होती। 1953 में उनकी पैदाइश 21 जून और आज 21 जून है, तो पाकिस्तान में सियासत का चलन भी मुख्तलिफ होता। इतना कुछ था बेनज़ीर के लिए जिसमें कहा गया कि नज़ीर जिसकी ना मिले वो इतनी बेनज़ीर थी। लगारी साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज उनकी सालगिरह का तो जब भी ये बात होती है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जब ये मिसाक़ जमहूरियत की बात हो रही, चीज़ें भी बदल रही हैं, आज वो पाकिस्तान में होती और सियासत का हिस्सा होती तो शक्ल मुख्तलिफ होती पाकिस्तान की सियासत की, रियासत की, निज़ाम की, मुल्क की।
हम जब बेनज़ीर को देखते थे 1977 से तो मुस्तकिल रब्ता रहा उनके साथ हमेशा। और यानी अभी भुट्टो साहब को मरी में रखा गया था, जब गवर्नर हाउस में गिरफ़्तार करने के बाद जब वज़ीर-ए-आज़म के मनसब से हटाकर उन्हें गवर्नर हाउस मरी में ले जाया गया, तो उसके बाद हमारी मुलाकातों का आगाज़ हुआ है। जब भी देखा है तो हमेशा ये एहसास रहा कि हम एक उम्मीद के पास जा रहे हैं और हमारी मुलाकात एक उम्मीद के साथ हो रही है। उस ज़िंदगी भर उनके अंदर मायूसी नहीं थी। वो दुख देखे, गम देखे, तकलीफ़ें देखी, अज़ियतें सहीं और ऐसे दर्द देखे जिन दर्द का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। अपने हाथों से भाइयों की लाशें उठाईं। आखिरी वक्त उनको वालिद का दीदार नहीं करने दिया गया और उन्हें बाप के कंधे, बाप के मैयत को देखने तक की मोहलत नहीं दी गई और इजाज़त नहीं दी गई, और उस वक्त वो कैद थीं, असीर थीं। इन तमाम चीज़ों में हमने देखा, उनकी आंखों में आंसू भी देखे, हमने उनके चेहरे पर हंसी भी देखी, मुस्कुराहट भी देखी, खिलखिलाकर हंसते हुए भी देखा, हमने रोते हुए भी देखा। हमने नाउमीदी नहीं देखी, मायूसी नहीं देखी। बेनज़ीर मायूस नहीं थी, बेनज़ीर नाउमीद नहीं थी। वो जिंदगी भर हमेशा एक आस और एक उम्मीद का दिया कि उनकी आंखों में हमेशा जलता रहता था कि ये है जिसको देखें तो आपको लगे कि ज़िंदगी है जीने के लिए और ज़िंदगी को जीने के लिए ही होना चाहिए। ये था उनकी ज़ात के अंदर। 21 जून 1978 को जी बीबी को भुट्टो साहब ने ख़त लिखा। आज मैं सुबह वो ख़त पढ़ रहा था और हर 21 जून को मैं वो ख़त पढ़ता हूँ जो भुट्टो साहब ने लिखा। एक वजदानी कैफियत में, एक ऐसी कैफियत में कि आप उस ख़त को, एक जज्बात का तूफ़ान है जो बह चला जा रहा है, उसको पढ़ें तो आप आखिरी लाइन तक जाते हुए, जब भी पढ़ें, जितनी बार भी पढ़ें, आप आखिरी लाइन तक जाते हुए छोड़ नहीं सकते हैं उसको। और उस ख़त में उन्होंने जिस तरह से ये कहा कि मैं इस मौके पर, जबकि मैं एक छोटी सी कोठरी में हूँ जहाँ मैं अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता, वहाँ से मैं तुम्हें क्या तोहफा दे सकता हूँ। मैं इस मुल्क के पिसे हुए, कुचले हुए आवाम का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ कि कभी इनको ना छोड़ना। और बेनज़ीर ने उनको कभी नहीं छोड़ा। बहुत खूबसूरत जो है वो बात लगारी साहब, बेनज़ीर भुट्टो की बहुत सी बातें, जो आपकी तो मुलाकातें हैं और बातें बहुत सी हैं और उनको याद भी करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपके वक्त का मोहतरमा बेनज़ीर में मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी जो कोशिशें इस मुल्क में जमहूरियत के लिए कुर्बानियों की थीं, उनको जो है वो ताक़यामत याद रखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो माशी सूरत हाल से मुताल्लिक है कि बजट मंजूरी से कबल IMF का नवा जायज़ा मुकम्मल करने की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से IMF से नवे जायज़े की तकमील के लिए फ़ैसला कुन कोशिशों का आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF से मुलाकात की दरख्वास्त। वज़ीर ख़जाना की बरतानिया से IMF प्रोग्राम में बहाली के लिए मदद की अपील। IMF प्रोग्राम की मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ 9 दिन बाकी हैं। बजट मंजूरी से कबल IMF का नवा जायज़ा मुकम्मल करने की कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म ने पेरिस समिट की साइड लाइन पर MD IMF से मुलाकात की दरख्वास्त की है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना बरतानवी हुकाम से वर्चुअल मुलाकात में भी IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए मदद की दरख्वास्त की थी। नवे जायज़े की तकमील के बाद पाकिस्तान को $102 अरब की रकम मिलेगी। पाकिस्तान को अगले माली कर्ज़ों और शरह सूद की अदायगी के लिए बड़ी रकम दरकार है। तो मामूली रकम के लिए एक मामला है, बड़ी मुश्किल है। इस पर हम बात करेंगे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब बात मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का। सर, IMF के पीछे हैं, IMF आगे आगे है और मामला जो हैं वो नहीं हो पा रहे। ये माली साल तो अब मुकम्मल होने में अगले 7-8 दिन रह गए हैं और उसके बाद नया माली साल का आगाज़ हो रहा है, हुकूमत भी जारी है। IMF को हम राम नहीं कर पाए, राज़ी नहीं कर पाए, या IMF कुछ और चाह रहा है, हम वो नहीं कर पाए, क्या वजह सर? बहुत शुक्रिया आपका। ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका के इशारे पर
IMF का रवैया हमारे साथ बहुत ज़्यादा जारहाना रहा है। लेकिन अगर आप कानूनी पोजीशन देखें तो ये बात सामने आएगी कि IMF को मौका खुद हमने फराहम किया कि वो हमारे साथ मुआहदा ना करे नवी जायज़े का, क्योंकि मुतअद्दिद बार हमने उनके साथ जो मामला तय किए थे, मेरा इशारा मौजूदा हुकूमत की तरफ है, उसकी उन्होंने पाबंदी नहीं की, तो उसको जवाब तो आपने दे दिया। ये बात बिल्कुल सही है कि माजी में ऐसी गलतियों को वो नज़रअंदाज करता था, अब नहीं कर रहा, लेकिन जवाब तो हमने दे दिया, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, हमारे वज़ीर आज़म ने सरतोड़ कोशिशें की हैं, वज़ीर ख़जाना ने की हैं, हमारे वज़ीर आज़म ने तो कुछ दिन पहले 1 घंटा टेलीफोन पर दरख्वास्त की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से। तो लेकिन ये एक बात मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कर दूं कि ये प्रोग्राम अब मुकम्मल नहीं होगा। अगर बहुत हमने खुशामद कर ली, अमेरिका से सिफारिश करा दी, तो हमें एक किस्त तो मिल जाएगी, शायद वो भी मिले या ना मिले, लेकिन पूरा प्रोग्राम जो है, पूरी अक़सात नहीं मिलेंगी, ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अहम बात नहीं है, अहम बात ये है कि अगले माली साल में हमें IMF से बड़े कर्जे की दरख्वास्त करनी है 3 साल की मुद्दत के लिए, क्योंकि असल चीज़ तो वो है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अभी आपने बात की, वो दरख्वास्त कौन करेगा और कब करेंगे। इसलिए कि अगर, बहुत बड़ा सवाल है, अगर 12 अगस्त को ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं और केयर टेकर्स आ जाते हैं, तो नई हुकूमत तो दिसंबर से पहले दरख्वास्त कर ही नहीं सकती। बिल्कुल। इसलिए तो दिसंबर में अगर आप दरख्वास्त करते हैं 2023 में, तो इसका मतलब ये कि मुआहदा होगा कहीं जाके अप्रैल 2024 में या उसके करीब। तो क्या उस वक्त तक हम क्या करेंगे, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला है। नंबर 1 तो ये है कि कौन करेगा दरख्वास्त और कब करेंगे। मगर दूसरा इससे भी बड़ा है, फर्ज कर लेते हैं कि हम IMF से किस्त मिल जाती है, आलमी बैंक से भी मिल जाती है, लेकिन 2024 में जो अदायगियाँ हमने करनी हैं, क्या वो हम कर सकेंगे या अमेरिका की हमें कुछ सियासी शराइत माननी पड़ेंगी। तो मुझे खदशा ये लगता है कि IMF से बड़ा कर्जा मिलने के बाद भी, हम आलमी बैंक से पैसा मिलने के बाद भी 2024 में अपनी अदायगियां नहीं कर सकेंगे। मैं आपको वजह बता दूं। शाहिद साहब एक चीज में यहाँ पर जी शाहिद साहब, देखिए आज की तारीख में मैं अच्छा कोई खुशी की खबर नहीं दे रहा, हमारा जो $100 का बॉन्ड है बाहर वो $50 में दस्तयाब है, 50% कॉस्ट में। यानी जो आज आदमी पैसे लगा दे उसको चंद अप्रैल में 129% सालाना मुनाफा मिल जाएगा। तो ये तो दुनिया की सोच ये है, तो हमें इसको संजीदगी से लेना चाहिए जनाब। अच्छा शायद साहब, मैं एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहेंगे, ये बार बार भी बात हो रही है कि शायद IMF इसलिए भी हमारे साथ जो है वो सख्ती से पेश आ रहा है कि चाइना के साथ ज़्यादा फिर दोबारा से ताल्लुकात मामलात को बेहतर किया जा रहा है, क्योंकि हमने ये देखा श्रीलंका भी है, तकरीबन को 10 के करीब ममालिक IMF उनसे बातचीत कर रहा है, मिस्र भी उनमें शामिल है, श्रीलंका को भी वो चीज़ें कर रहे हैं। हमारे साथ इतनी चीज़ें मुश्किल क्यों हो रही हैं? क्या यही वजह है कि चाइना के करीब होने का, दोबारा CPEC के मामलात को आगे आने का? देखिए, पहले मैंने आपसे कहा कि श्रीलंका की मिसाल नहीं है, क्योंकि श्रीलंका ने तो डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया। जी हाँ। तो आप उससे आपको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? डिफॉल्ट करने के बाद तो खुदा न खास्ता अगर हम करें तो फिर दुनिया हमसे फिर बात कर लेगी, वो तो कराना चाह रहे हैं। असल चाइना एक फैक्टर है, लेकिन असल फैक्टर ये है जो मैंने आपको बता दिया, और मैं आपको कानूनी पोजीशन बता रहा हूँ कि अगर कानून पे बैठ जाएं तो IMF को हमने जवाब मुहैया कर दिया है। मैं आपको बताऊँ, साबित कर दूँ। अभी IMF का एक बहुत बयान आया है जो पाकिस्तान में ज़्यादा डिस्कस नहीं हो रहा। उन्होंने ये कहा कि भाई बजट में जो आपने टैक्स एमनेस्टी दे दी है, ये टैक्स एमनेस्टी आप कैसे दे सकते हैं, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है। फिर अगर उन्होंने ये जुमला कहा है कि आप जो है टैक्स देनदान का दायरा वसी करें, तो आपको अभी मैं जो है बात सुन रहा था, हमारे दोस्त आपके TV प्रोग्राम में बात कर रहे थे बेनज़ीर शहीद की, उनका एक जुमला मैं याद दिलाऊं, हर आदमी को टैक्स देना पड़ेगा, एक गिलास पानी पे भी देना पड़ेगा। तो अमेरिका तो यही, IMF तो यही कह रहा है कि आप अपने टैक्स दान का दायरा वसी करें, लोगों से टैक्स लें, मालदार लोगों से, और तरक्याती बजट बढ़ाएं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में फंड बढ़ाएं। तो उसमें किसको एतराज़ है? उनके बहुत सी बातें उनकी गलत हैं, लेकिन कानूनी जवाब आपने दे दिया क्योंकि आप उनको तस्लीम कर चुके हैं। तो मेरा कहना यह था कि अपने हालात में संगीन मामला है, सियासत छोड़ें। दुनिया, हमारे अपने लोग डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है, साबिक सदर जरदारी ने डिफ़ॉल्ट की बात की, हमारे वज़ीर दिफा ने खुल के कह दिया हम तो दिवालिया हो चुके हैं। तो जब आप इस किस्म की बातें करेंगे और सियासी अफरा तफरी भी होगी, बेयकीनी की कैफियत भी होगी, अदालती झगड़े भी चल रहे होंगे,
तो सारी, अब तो चीन भी कोशिश होगा, सऊदी अरब भी कोशिश होगा जो हमारी मदद कर रहे हैं। तो अगर IMF ये एहतियात कर रहा है कि कल को कोई ठिकाना नहीं है कि हुकूमत का इस मुल्क में क्या हालात हो रहे हैं, तो आप उनका रवैया दुश्मनी का है, लेकिन जवाब हमने दिया है, ये आप तस्लीम कर लें, फिर आगे बात करेंगे तो फिर उसका हल हम सोचेंगे। लेकिन हम तो अगर हकीकत को तस्लीम ही नहीं कर रहे और ये तो कह रहे हैं जी वही गलती कर रहे हैं, तो भाई वो गलती नहीं कर रहे हैं। आपने, उन्होंने अगर ये कहा कि आपने एमनेस्टी दी तो आपने क्यों दे दी, मुझे आप बता दीजिए, कौन से कानून के तहत दे दी? टैक्स एमनेस्टी तो ये है कि आप ये कहें लूटे हुए दौलत को रेगुलराइज करा लें, पैसा बाहर भेजें। ये तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है। ये तो 2024 में हमें FATF गर्दन से पकड़ लेगा। स्टेट बैंक ने कहा कि जनाब आप डॉलर का इंतजाम खुद करें, मनी हुंडी हवाले का कारोबार करें। तो अगर FATF 24 में ये कहता है गवर्नर स्टेट बैंक को कि जी आपने तो मनी लॉन्ड्रिंग करा दी, तो फिर तो आप तो ग्रे लिस्ट में जाएंगे, तो फिर क्या जवाब पेश करेंगे? तो ऐसी गलतियां ना करें कि हम अपनी गर्दन फंसा लें, जो बदकिस्मती से हम कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ एज ए मुहिब वतन पाकिस्तानी, क्योंकि हम मुतासिर हैं, हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, किसी को इतनी बड़ी गलती की हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए। ऐसी गलतियां जो हैं जो पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान को कमज़ोर करें, वो नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ। और अब कुछ बात करेंगे सानिया यूनान कश्ती के हवाले से। अब तक जो है मुसलसल सूरत हाल ये है कि 7 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं, लापता अफराद के ज़िंदा बच जाने की उम्मीदें भी नाज़रीन दम तोड़ने लगी हैं। यूनान कश्ती हादसे को 7 रोज़ गुजर जाने के बाद ज़िंदा बच जाने वालों की अब नामो निशान बाकी नहीं है। यूनान कश्ती हादसे में मुल्क भर से अब तक 130 लापता अफराद की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि 92 मुतासरा फैमिलीज़ ने FIA से रब्ता भी कर लिया है। FIA से रब्ता करने वाली फैमिलीज़ में गुजरांवाला से 51, गुजरात से 38 और लाहौर की 3 मुतासरा फैमिलीज़ शामिल हैं। FI ज़रा के मुताबिक गुजरांवाला रीजन के लापता अफराद की तादाद 111 हो गई है। गुजरांवाला रीजन के लापता अफराद में ज़्यादातर गुजरात और गुजरांवाला के रहायशियों हैं मौजूद हैं। ये तो सूरत हाल पाकिस्तान। अब हम कुछ बात करेंगे कि यूनान में इस वक्त क्या मामलात और अपडेट हुआ है। रफ़ाकत हुसैन हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रफ़ाकत, क्या अब तक की अपडेट्स हैं, क्या किया जा चुका है, और जो कुछ पाकिस्तानी भी पहुँचे थे वहाँ पर यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से यूनान, तो क्या बताते हैं, अब तक क्या अपडेट्स हैं? अब तक जो पोजीशन यहाँ पे है कि जब से ये हादसा पेश आया है, इंतजामिया ने कमेटी तश्कील दी थी और सबसे बड़ा मरहला था जो मयतें उनको निकालने का और जो सर्वाइव कर गए थे उनको निकालने का। तो कल तक तकरीबन जो बंदे सारे थे उनको यहाँ पे एथल के बाहर एक मालाका सा कैंप है, वहाँ पे लाया जा चुका है। और मयतें जो हैं कल तक जो उनकी रिकवरी थी वो 82 थी। वो आज भी सर्च ऑपरेशन वो जारी है और उसका दायरा कार मजीद वसी कर दिया गया है। और जो पाकिस्तानी यहाँ पे आए थे उनके DNA भी हमारे पास हो चुके हैं, वो भी कल से अपना DNA करवा चुके हैं। और तकरीबन जितने बंदे यहाँ पे अपने अजीज़ो कार के लिए थे उनके तकरीबन DNA का अमल जो है मुकम्मल हो चुका है। तो रफ़ाकत, ऑपरेशन कब तक बताया जा रहा है कि चलता रहेगा? क्योंकि खुले समंदर के हवाले से ये तो बताया जा रहा था कि बहुत मुश्किल है कि अब किसी के ज़िंदा बच जाने के हवाले से, लेकिन ऑपरेशन फिर भी किया जा रहा है। तो कब तक इस ऑपरेशन के चलते रहने की तवक्को की जा रही? देखिए, जिस जगह पे ये हादसा हुआ है उसको बहरा रोम का जो कुआं है वो कहा जाता है, जिसकी जो गहराई है वो तकरीबन 6200 मीटर है। और आज जब हमने जो सर्वाइवल्स हैं उनके साथ बात की तो जो हमें स्टोरीज बताई तो वो बड़ी हमारे लिए हैरान कुन थी। तो अब चूंकि यूनान हुकूमत से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से और दूसरे ममालिक से काफी सारा प्रेशर पड़ा हुआ है, तो इन्होंने इस ऑपरेशन का दायरा कार और मजीद अमला इस आयद कर लिया है। और काफी वसी तौर पे मुसलसल समंदर में तलाश की जा रही है कि अब सिर्फ डेड बॉडीज मिलने की उम्मीद है, सर्वाइवल में से कोई बंदे किसी की मिलने की उम्मीद नहीं है। अच्छा, तो जो आप बता रहे हैं कि जो सर्वाइव कर गए हैं, कुछ पाकिस्तानी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके हवाले से क्या इकदाम हुए हैं? तो वापस भेजने का प्लान है, अभी वहीं पर होंगे, क्या इस बारे में अपडेट्स हैं? जी देखिए, आज 3 पाकिस्तानियों को अभी तक रहा किया गया था, जिनको यूनाइटेड नेशन हैंडल कर रहा था मुकामी अथॉरिटीज के साथ मिलके। और मेरा ख्याल है उनको असाइलम देके यहाँ पे छोड़ा जाएगा, उनको पाकिस्तान जो है वापस नहीं भेजा जाएगा। जिनमें एक मोहम्मद हमजा जो गुजरांवाला से ताल्लुक करते हैं, और एक नौजवान सनी जट है जो शेखुपुरा से ताल्लुक रखता है, और तीसरे नौजवान का नाम जाहिद अकबर है, उसका भी ताल्लुक शेखुपुरा से है। और अभी सुनने में आ रहा है कि एक चौथे पाकिस्तानी जिसका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है, उसको भी रिहा कर दिया गया है। और चूंकि ये एक इंसिडेंस हुआ है, खुले समंदर में हुआ है, काफी सारे लोगों की हिलाकत हुई है, और जब ऐसा कोई इंसिडेंस होता है तो उन लोगों को वापस उनके मुल्क में वापस नहीं भेजा जाता।
ठीक है, तो यहीं पर जो है उस मुल्क में रख रहा जाएगा। बहुत शुक्रिया रफ़ाकत, आप हमारे से यूनान से हमारे नुमाइंदे। और ये एक बड़ा अजीब व गरीब सा सानिया है जिसमें पाकिस्तान में इस वक्त 300 के करीब फैमिलीज़ जो हैं वो दुख और कर्ब में मुब्तला हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।